दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में तमाम तरह की चर्चाएं इन दिनों सोशल मीडिया में तैर रही हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि एनडीए के अंदर ज़बरदस्त तरीके से घमासान मचा है। हालांकि गोदी मीडिया आपको यही दिखाएगा कि इंडिया के अंदर खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा है और इंडिया के अंदर जो टिकट बंटवारा था उसमें माथापच्ची काफ़ी दिखाई दी, लेकिन एनडीए के अंदर कोई माथापच्ची नहीं दिखाई दी। एनडीए के पार्टियों ने पहले टिकट बंटवारे होने के बाद तुरंत अपनी सूची भी जारी करनी शुरू कर दी प्रत्याशियों की, लेकिन इंडिया वालों ने लेट कर दिया। लेकिन चुनाव ऐसे नहीं होता है। जनता इस बेसिस पर वोट नहीं देती है कि किसने अपने कैंडिडेट पहले उतारे, इस बेसिस पर वोट देती है कि किसके कैंडिडेट में ज़्यादा दम है। सिंपल सी बात है। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर तमाम तरह की थ्योरीज चल रही है मार्केट में। कुछ कही जा रही है, कुछ पढ़ी जा रही है, कुछ लिखी जा रही है। सुनने में आया है दोस्तों कि इंडिया और एनडीए दोनों ही गठबंधनों में आपस में काफ़ी बार्गेनिंग हो रही है टिकट बंटवारे को लेकर। लेकिन अगर आप मुख्यतः एक थर्ड आई की तरह देखें, मतलब अब किसी भी पक्ष में अपनी विचारधारा को ना जोड़ें, तो ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन ने कम से कम टिकट बंटवारे को लेकर एक फॉर्मूला निकाला है। अब वो अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, सही हो सकता है, गलत हो सकता है, वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन ने एक प्रॉपर फॉर्मूला निकाला है 85-85-85 वाला। 85 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 85 पर बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की पार्टी और 85 सीटों पर शरद पवार की पार्टी। उसके बाद जो बाकी बची हुई सीटें हैं उनमें से कुछ सीटें गठबंधन के सहयोगियों के लिए हैं, जो छोटी पार्टियां हैं महाराष्ट्र की। उसमें एक आम आदमी पार्टी को भी सीट रखी गई और समाजवादी पार्टी की भी कुछ सीटें निकलती नहीं है महाराष्ट्र से, उसको भी जगह दी गई है। और इसके अलावा कुछ सीटें अभी और हैं, करीब 13 या 15 सीटें हैं जिन पर अभी माथापच्ची चल रही है, जिस पर अभी बातचीत चल रही है। तो मुख्यतः ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन में एक फॉर्मूला तो निकल आया 85-85 का। लेकिन एनडीए में तो अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है कि बीजेपी क्या वाकई में 130 से 150 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, और वो कौन कौन सी सीटें हैं जिसको लेकर माथापच्ची हो रही है। जैसे आप देखिए दोस्तों, एक आर्टिकल छपा है टाइम्स नाउ ने कि महायुति में बस 10 सीटों पर फंसा हुआ है पेच, और 278 उम्मीदवारों का दिल्ली में फैसला हुआ है और केवल 10 ही सीटों पर पेच फंसा हुआ है। अगर केवल 10 ही सीटों पर पेच फंसा हुआ है दोस्तों, तो अभी तक ये जानकारी क्यों नहीं निकल कर आई है कि क्या वाकई में बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर सबसे ज़्यादा प्रत्याशी उतारने वाली है? क्या एकनाथ शिंदे की नहीं चली? क्या एकनाथ शिंदे को वाकई में 60 से 70 के आसपास सीटों से खुश होना पड़ेगा और अजित पवार को उससे भी कम सीटों पर? दरअसल दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, दोनों ही गठबंधन, इंडिया या एनडीए, दोनों के बीच टिकट बंटवारे को लेकर काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं। मतलब मीटिंग पे मीटिंग, घंटों में मीटिंग्स हुई हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए कहा यह जा रहा है जिसने टिकट बंटवारे का, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सही तरीके से हैंडल कर लिया, लगभग समझ लीजिए कि आधा चुनाव उसने एक तरह से अपने नाम कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हरियाणा जैसे राज्य में जहाँ 90 सीटें हैं, या कोई ऐसा राज्य जहाँ विधानसभा की सीटें कम है, वहाँ पर टिकट बंटवारा कर लेना, वहाँ पर टिकटों का ऐलान करने में बीजेपी के पसीने छूट गए थे। तो ये तो फिर महाराष्ट्र है दोस्तों, 288 सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं, और इसमें किसी भी गठबंधन के लिए इतना आसान नहीं है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना। लेकिन ऐसा लगता है कि एनडीए के अंदर माथापच्ची काफ़ी सीरियस हो गई है, क्योंकि दोस्तों कुछ यूट्यूबर और कुछ यूट्यूब के पत्रकारों का तो यहाँ तक दावा है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच ज़बरदस्त ट्रस्ट डेफिसिट वाला मामला चल रहा है। मतलब दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर विश्वास करने को राज़ी नहीं है। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री की कुर्सी से बड़ी कोई कुर्सी नहीं होती भाई। अगर कोई व्यक्ति सीएम बन गया, फिर तो वो पीएम बनने के ही ख्वाब देखता है ना। किसी भी राज्य का सीएम बनने से ऊपर कोई पद ही नहीं होता, और महाराष्ट्र जैसा राज्य, इससे ज़्यादा मतलब आर्थिक तौर पर संपन्न राज्य तो कोई है ही नहीं देश में। आर्थिक राजधानी है हमारे देश की महाराष्ट्र, तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। और दोस्तों, एकनाथ शिंदे एक बार सीएम बन गए तो कैसे चाहेंगे कि वो सीएम की कुर्सी से उतर जाएं? वही उनको सीएम बनाने के लिए बीजेपी ने जो त्याग किया, उसके गुणगान तो अमित शाह अभी भी करते हैं। अमित शाह ने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था, याद है ना आपको, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आपके सामने हार गए, हमने आपको सीएम बनाया, अब आपको बलिदान देने का वक्त है। ये अपने आप में कई इशारे देता है एनडीए के अंदर मचे इस घमासान की। ये बयान केवल एक छोटी सी हिंट है, थोड़ा कहा ज़्यादा समझना वाली हिंट है। क्योंकि देखिए, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रह चुका है, मोदी और अमित शाह की राजनीति की वजह से उसको फिर डिप्टी सीएम बनना पड़ा। ये अपने आप में शर्मिंदगी है। मतलब एक डिमोशन हुआ ना, राजनीतिक डिमोशन हुआ देवेंद्र फडणवीस का। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को वहाँ बिठाना बीजेपी की मजबूरी थी, क्योंकि बीजेपी को अपने सबसे
मजबूत शख्स को उस सरकार का हिस्सा बनाए रखना था। दोस्तों कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि बस एकनाथ शिंदे तो चेहरा थे इस सरकार के, सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां तो देवेंद्र फडणवीस के ही हाथ में थी और महत्वपूर्ण मंत्रालय भी उन्हीं के पास था, गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। तो अब सुनने में तो ये भी आया है कि अगर बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है तो जाहिर सी बात है अगर जीत के आती है एनडीए तो सबसे ज़्यादा विधायक भी बीजेपी के आएंगे। सिंपल सा लॉजिक है, जब सबसे ज़्यादा सीटें उसके पास है, सबसे ज़्यादा उम्मीदवार उसने उतारे हैं, सबसे ज़्यादा विधायक भी उसके आएंगे, तो जिसके सबसे ज़्यादा विधायक आएंगे सीएम भी उसका बनेगा। तो सीएम के लिए कौन, देवेंद्र फडणवीस से बड़ा चेहरा तो बीजेपी के अंदर कोई है नहीं महाराष्ट्र में। और तो और दोस्तों बीजेपी के मजबूती वाले इलाकों में तो देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर्स ही पोस्टर दिखाई देते हैं और देवेंद्र फडणवीस के जो समर्थक हैं, जो बीजेपी समर्थक है बेसिकली आप कह सकते हैं, उनके बीच में भी एक उत्साह है कि अब उनका सीएम बनेगा। तो जाहिर सी बात है ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि एकनाथ शिंदे के समर्थकों को तो अच्छी नहीं लग रही होंगी ना दोस्तों, क्योंकि एक तो वैसे ही उनके समर्थकों को ज़मीन पर ग्राउंड पर एक शर्मिंदगी झेलनी पड़ती होगी कि भाई देखिए बाप की खड़ी हुई पार्टी बेटे को दी गई उद्धव ठाकरे को और उनकी पार्टी एकनाथ शिंदे ने छीन ली और उसके बाद चलिए वो सीएम बन गए। जब आप सीएम बन जाते हैं तो आपके अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने आपके समर्थकों को तमाम तरह के कामकाज मिलते हैं, आप उनका ख्याल रखा जाता है, तो फिर कार्यकर्ता खुश रहते हैं। और वैसे भी एकनाथ शिंदे बहुत ख्याल रखने वाले नेताओं में से हैं। एकनाथ शिंदे अपने सपोर्टर्स का, अपने कार्यकर्ताओं का बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन दोस्तों एकनाथ शिंदे के सपोर्टर भी क्या सोचते नहीं होंगे कि वो कैसे ख्याल रखेंगे अब अपने सपोर्टर्स का, क्योंकि उनका ही ख्याल रखने का पता नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बने तो वो डिप्टी सीएम किस मुंह से बनेंगे? क्या वो डिप्टी सीएम बनेंगे? मतलब जो देवेंद्र फडणवीस के साथ हुआ क्या एकनाथ शिंदे के साथ होगा अगर एनडीए की सरकार आ जाती है तो? और तो और दोस्तों कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि असली जो खेल है वो रिजल्ट्स के बाद होगा महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में जो स्थिति है ना दोस्तों, वो दिल्ली में बैठकर विश्लेषण तो हम कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक एक सीट में आप देखिएगा 8-8, 10-10 उम्मीदवार होंगे, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अलग होते हैं, वैसे ही 2 पार्टियों की टूटकर 4 पार्टियां बन गई हैं। तो ये बहुत अजीब सी स्थिति महाराष्ट्र के अंदर हुई है और आज के दौर की राजनीति वैसे भी बदल चुकी है पूरी तरह से। हरियाणा में जब इतने निर्दलीय मैदान में उतारे गए थे और उतरे गए थे तो फिर महाराष्ट्र में तो उतारे ही जाएंगे और दोनों दलों की तरफ से उतारे भी जाएंगे और वैसे भी निर्दलीय काफ़ी उतरते हैं। तो महाराष्ट्र में अगर त्रिशंकु विधानसभा आ गई, मतलब दोनों ही गठबंधनों में से किसी एक को भी अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिला या फिर सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला तो बहुत संभव है कि 2 संभावनाएं हो जाएं। एक संभावना जिसका डर एकनाथ शिंदे को बहुत ज़्यादा है वो ये कि उनकी पार्टी टूट सकती है। और क्यों नहीं हो सकता दोस्तों, जब एकनाथ शिंदे खुद उद्धव ठाकरे की पार्टी उनसे छीन सकते हैं तो फिर उनकी पार्टी के विधायक तोड़कर बीजेपी अपने में शामिल क्यों नहीं करा सकती या फिर तीसरा दल क्यों नहीं बना सकती? ये तो बहुत ही सामान्य सी चीज़ है। ऐसे तो है नहीं कि आज के दौर की राजनीति में ये सब होता नहीं है। और दूसरी संभावना जिसके बारे में भी खूब चर्चा है वो ये कि एनडीए की बहुत कमज़ोर कड़ी बनकर उभरे अजित दादा पवार। दोस्तों अजित पवार ने हाल के दिनों में जो बयानबाजियाँ दी, चाहे जाति का जनगणना का समर्थन देकर या फिर शरद पवार को लेकर जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, वो ये संकेत भी दे रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि अजित पवार चुनाव के बाद अगर दोनों में से किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और कुछ सीटों की ज़रूरत पड़ी तो अजित पवार वापस से इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाए, क्योंकि अजित पवार बेसिकली शरद पवार की पार्टी ही छीन कर तो वहाँ से निकले थे और अजित पवार के लिए करना बहुत मुश्किल नहीं होगा क्योंकि वो चाचा भतीजे वाला मामला है। मुलाकातें और बातचीत तो अभी भी परिवार के बीच में होती ही हैं और शरद पवार के लिए अजित पवार को वहाँ से उठाकर यहाँ बिठाना कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। तो अजित पवार के लिए ये आसान इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि अजित पवार एनडीए के वो सहयोगी हैं इसमें महाराष्ट्र में जो तीनों पार्टियों में सबसे कम सीटों पर जिनको टिकट मिल रहे हैं, सबसे कम सीटों पर मेरे ख्याल से उन्हीं को उम्मीदवार उतारने का मौका मिलेगा। और लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने सबसे ख़राब परफॉर्म किया था। एनडीए में जो सबसे ख़राब परफॉर्म किया था वो अजित पवार ही थे। सबसे अच्छा परफॉर्म एकनाथ शिंदे ने किया था। एकनाथ शिंदे का स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर रहा। सीटें बीजेपी ने 9 निकाली लेकिन जितनी सीटें दी गई थी एकनाथ शिंदे को उस हिसाब से उनका स्ट्राइक रेट बेटर रहा बीजेपी से। तो आप कह सकते हैं कि एनडीए के अंदर इस वक्त जो ट्रस्ट डेफिसिट है, मतलब तीनों पार्टियों में एक दूसरे पर भरोसा करने की क्षमता बहुत कम है। दोस्तों चर्चाएं ये भी हैं कि अमित शाह बाकायदा इन दिनों एकनाथ शिंदे और अजित पवार को ये तक बता रहे हैं कि अपने ये कैंडिडेट्स के टिकट आप काटिए क्योंकि इनके जीतने की संभावनाएं बहुत कम हैं। तो इस लेवल पर अगर इंटरफेरेंस है बीजेपी की तो फिर आप सोचिए कि किस लेवल
कि विश्वास की कमी होगी। और चुनाव से पहले इस लेवल की विश्वास की कमी है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से डरी हुई है कि कहीं ये तोड़ ना दें, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी पर विश्वास नहीं कर पा रही है। तो फिर ये एनडीए का कुनबा क्या वाकई में उतना एक दिखाई दे रहा है जितना माना जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।